आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्लेटफॉर्म के बारे में। हम जानेंगे कि क्यों भारतीय नौसेना के अधिकारी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को अभी से राफेल के कंपैरिजन में एक उन्नत प्लेटफॉर्म मानते हैं और क्यों उन्हें इतना भरोसा है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर आराम से राफेल एम जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म को आउट क्लास कर सकता है। क्या ये कैपेबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा होगा और क्या यहाँ पर हिंट मिल चुका है कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट को। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर्स से हमारी और भारतीय नौसेना दोनों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और ये प्रोग्राम सिर्फ अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहा बल्कि इसकी टाइमलाइन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो मिग 29 के तभी रिटायर होंगे जब उनका कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट हमारे पास होगा, और वो रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर होने वाला है। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये नेटवर्क सेंट्रिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सके, अनमैन्ड फाइटर जो जेट है या अनमैन्ड ड्रोन्स है उनको कंट्रोल कर सके और जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वॉरफेयर है उसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये राफेल एम जैसे प्लेटफॉर्म को लगभग हर ऑपरेशनल डायमेंशन में आउट क्लास कर सकता है, जो कि 2030 के बाद हमें देखने को मिलेंगे। और ये भारतीय नौसेना की जो एयर कॉम्बैट एरा है उसमें एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। राफेल की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर बाउंडेड है, या यूँ कह लें कि हमें कुछ भी नया इंटीग्रेट करने से पहले हमें जो इसका इकोसिस्टम है उस पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वहीं इसके उलट जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है इस पर भारतीय वायुसेना और नौसेना इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है और इसमें ऑपरेशनल सॉवरेनिटी हमें कम्प्लीटली मिलेगी। सबसे खास बात तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म हमें 100% फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, जहां पर हम इंडियन, यूरोपियन या फिर रशियन मिसाइल सिस्टम को अपनी नीड के हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिना हमें इसमें कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा वरना यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की बात इसलिए की गई है क्योंकि हमने यहाँ पर राफेल की बात की है। राफेल की जहाँ तक बात रही तो आपको पता ही है कि कोई भी बदलाव करना पड़ा तो हमें डसाल्ट एविएशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन टेडवीएफ में ये केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक सिंगल ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर अलग अलग कैटेगरीज में राफेल को आउट क्लास कर सकता है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि राफेल बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म है। राफेल ने खुद को प्रूव किया है और राफेल एम ऑलरेडी जो भारत को मिल रहे हैं वो F4 स्टैंडर्ड के हैं, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। लेकिन इतने एडवांस होते हुए भी इनका जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है, ये भारत की वो एडॉप्टेबिलिटी जिसके अंतर्गत वो थ्रेड्स के हिसाब से खुद में नया वेपन सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है, उस कैपेबिलिटी को ये लिमिट कर देते हैं। यानी कि हर नए वेपन सिस्टम, हर नए सेंसर और हर नए डेटा लिंक इंटीग्रेशन के लिए हमें डसाल्ट एविएशन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उनके हस्तक्षेप के हम ये काम नहीं कर पाएंगे और इसके चलते जो टाइमलाइन है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाया करेंगी और जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाया करेगी। वहीं इसके उलट अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की बात करें तो क्योंकि इसको भारत खुद से ही बनाएगा, ये पूर्णतः स्वदेशी होगा और इसमें इंडियन कंपनीज की ही सहभागिता होगी, तो जाहिर सी बात है ये एक ओपन मिशन आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, जिसका मतलब ये है कि ये इंडियन एजेंसीज को अलाउ करेगा कि ये कोई भी नया वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन है उसको कंट्रोल, मॉडिफाई या अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर भारत को किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को भारतीय नौसेना फ्यूचर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ढालने वाली है, यानी कि आने वाले भविष्य में जैसा कि हमको पता है कि कोई फाइटर जेट अकेले ऑपरेट नहीं करेगा, बल्कि वो एक पूरे नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेंगे, जहां पर उनके साथ जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, लॉयल विंग्समैन्स हैं और दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट है वो होने वाले हैं। तो ऐसा हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है ये ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के पास पहले से ही होगी। और इस डोमेन में अगर हम बात करें तो राफेल की जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं वो उसके आड़े आएंगी और यही कारण है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का समर्थन भारतीय नौसेना काफ़ी ज़्यादा कर रही है। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को हम लोग यूं ही ज़्यादा एडवांस नहीं कहते। एक तरफ जहां डसाल्ट एविएशन जो राफेल के F4 और F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है उनमें जाकर के किसी प्रकार लॉयल विंगमैन का इंटीग्रेशन करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम डे 1 जिस दिन वो ड्राइंग बोर्ड पर आया था, इस उद्देश्य के साथ इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया कि ये आने वाले भविष्य में जो भारत के नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट इकोसिस्टम है उसमें खुद को ढाल सके, जैसे कि घातक स्टेल्थ यूकैव हो गया, कैट्स वॉरियर हो गया या जो हमारे दूसरे लॉयल विंगमैन प्रोग्राम हो गए,
उनको ये सपोर्ट कर सके, इस उद्देश्य से इसको डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, ये फाइटर के सेंसर रीच का इस्तेमाल करके एक्सटेंडेड मिशन एग्जीक्यूट कर पाएंगे और जो ज़्यादा ग्रेटर रेंज है हमें वो दे पाएंगे। और सबसे खास बात, किसी भी कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है पायलट का। जी हाँ, आने आप तो जानते ही हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि उनकी नज़र से स्टेल्थ फाइटर्स भी अब बड़े मुश्किल से बच पाते हैं। तो ऐसे में ये छोटे साइज के लॉयल विंगमैन जाकर के पहले इलाके को क्लियर करेंगे और मैन फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। यानी कि जो बैटल सर्वाइबिलिटी है पायलट्स की, वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के चलते काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अनबैंड स्ट्राइक हो गया, सर्विलेंस मिशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन हो गया, इन सबको एग्जीक्यूट करने में भी टेडबीएफ की क्षमता है वो राफेल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए फ्यूचर जब भी कॉम्बैट की बात होती है और टेडबीएफ को राफेल से कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर टेडबीएफ को लेकर भारतीय नौसेना काफ़ी गदगद हो जाती है। अब अगर वेपन सिस्टम पर देखें तो यहाँ भी टेडबीएफ राफेल से किसी भी तुलना में कम नहीं है। भारत की जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, फिर चाहे वो अस्त्र मार्क 1 हो, मार्क 2 हो, मार्क 3 हो, ये सभी टेडबीएफ में इंटीग्रेट करी जानी है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात करें तो रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 जैसी जो घातक मिसाइल्स हैं वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस NG, नज्म MR हो गई, ब्रह्मोस 2 हो गई, और जो दूसरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जिसके बारे में कल हमने बात करी थी कि भारतीय नौसेना एक अलग रूप से 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है, तो ये भी हमें जो टेडबीएफ का स्ट्राइक पैकेज है उसमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि चाहे सबसोनिक मिसाइल्स हो, चाहे सुपरसोनिक मिसाइल्स हो, या फिर हाइपरसोनिक वेपनरी हो, इन सब को कैरी करने में ये सक्षम है। वहीं राफेल के साथ मामला थोड़ा अलग है। राफेल अभी भी वही अब जो अपने यूरोपियन यूनियन के मिसाइल सिस्टम है उनके साथ ऑपरेट करता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं राफेल में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इसका प्रमाण चलिए हम आपको दे देते हैं। इसी शॉर्टकमिंग से निपटने के लिए राफेल F5 स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई है, जहां पर इन सारे गैप्स को क्लियर किया जाए। और F5 स्टैंडर्ड में आपको पता ही होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी जो स्थान है वो दे दिया गया है। लेकिन टेडबीएफ डे 1 के साथ इसी उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि ये प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा एडवांस है। ये एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हमें इंडियन डेटा लिंक्स देखने को मिलेंगे, इंडियन इंस्क्रिप्शन, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन और इंडियन सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम्स देखने को मिलेंगी, जो कि इंडिजिनस एवैक प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबिलिटी फैक्टर रखेंगी और ग्राउंड बेस्ड रेडार के साथ भी डेटा का एक्सचेंज कर पाएंगी। यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेटिंग काफ़ी प्रिसाइज होने वाली है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना टेडबीएफ को प्राथमिक अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही है और राफेल को सिर्फ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ही देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई टेडबीएफ राफेल की तुलना में ज़्यादा एडवांस है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।